नमस्कार दोस्तों, एक मुलाकात ज़रूरी है के ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं साहित्य, संगीत या सिनेमा जगत से जुड़े किसी खास कलाकार से। आज के हमारे खास मेहमान हैं सिने जगत के मंझे हुए अभिनेता अरुण कुमार कालरा, जो कि एक अच्छे और जाने माने लेखक भी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात ज़रूरी है कार्यक्रम में। शुक्रिया सजीव सारथी जी। सजीव जी, आपके जो इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है ना, वो मुझे बहुत लुभा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही एक अनूठा किस्म का एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मेरा तो ये मानना भी है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनको बिना अपनी किसी तरह की जो एक बंधी-बंधाई एक इमेज या जो भी एक वो है, उसको तोड़कर नए एक्सपेरिमेंट ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि उसी से कुछ निकलता है। तो आपको बहुत-बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू अरुण जी। और एक्सपेरिमेंट करने के मामले में तो आपका कोई जवाब ही नहीं है। आप रोज़ कुछ नया करते हुए हमें नज़र आ जाते हैं। तो शुरुआत हम लोग शुरू से ही करते हैं फिर। कैसे अभिनय के मामले में आपकी दिलचस्पी जगी और कैसे आप इंडस्ट्री में आए, और ये जो अभिनय का करियर है, इसकी शुरुआत आपकी हुई कैसे? सजीव जी, मैं इस जवाब को देने से पहले दर्शकों को ये भी बता दूँ कि मैंने इस कार्यक्रम को एक जो अनूठा कहा, वो किस लिए कहा? क्योंकि मैंने आज तक इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं दिया जिसके अंदर व्हाट्सएप ऑडियो के ज़रिए आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं व्हाट्सएप ऑडियो के ज़रिए आपको जवाब दे रहा हूँ। तो ये एक टेक्नोलॉजी का एक नया और बेहतरीन प्रयोग है। तो आपने जो एक सवाल जो कुछ 2-3 शब्दों में पूछ लिया कि ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई और ये एक्टिंग का ये शौक आया कहाँ से? तो ये सवाल तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका जवाब मतलब इतना लंबा है कि पूरा कार्यक्रम भी खत्म हो सकता है। तो ख़ैर मैं ये नहीं बोलूँगा, तो मैं आपका संक्षेप में ही जवाब देना चाहूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली होता यही है सब लोगों के साथ में कि हर इंसान अपना कुछ न कुछ एक टैलेंट को लेके पैदा होता है और वो जितना जल्दी हम लोग पहचान लें कि उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो उसको आगे मूव करने में सहायता देती है। किसी के लिए वो गाना हो सकता है, किसी के लिए वो एक्टिंग हो सकती है, किसी के लिए वो इंजीनियरिंग हो सकती है, किसी के लिए वो मेडिकल साइंस हो सकती है। तो वो क्या चीज़ है जिसके बगैर वो जी नहीं सकेगा, वो अगर हम उसको जल्दी पहचान लें तो अच्छा रहता है। थोड़ा हमारे साथ में मेरे साथ में ये दिक्कत रही कि मतलब मैं क्योंकि सिंस थोड़ा ऐसी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता था, जहाँ पढ़ना और उसके बाद में नौकरी करना और उसके बाद में बस अपना सेटल हो जाना, ये इसी लाइन पे लोग आगे चलने को जीवन मानते थे। तो लेकिन जब मैं आस-पास देखता था तो मुझे लगता था कि ये मेरा वो नहीं है, क्षेत्र है नहीं, ये लोग मेरे से अलग हैं, तो मेरे को तो कुछ और करना है। तो मेरे को बस यही था कि शुरू से ही एक एक्टिंग के बग ने काट लिया था और हमने कॉलेज से एक्टिंग शुरू कर दी और कॉलेज के अंदर हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीचर्स आया करते थे। हमारा कॉलेज था देशबंधु कॉलेज, तो वहाँ से मैं साइंस में ग्रेजुएशन कर रहा था, घरवालों के समझाने और सुझाने के बाद में। तो उसके बाद मैं जब वहाँ से साइंस का कोर्स कर रहा था, तो ये आ गए बीच में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीचर, उनका नाम था सुरेंद्र शर्मा। तो फिर उसके बाद में फिर हमारी एक दिल में यही बात आने लग गई कि हाँ यार, ये चीज़ है जो हमें अच्छी लगती है। क्योंकि वो जो एक प्रोसेस होता है ना नाटक का, कि सारे लोग मिले रिहर्सल्स के लिए और हमने सबने मिलकर और 1 महीना, 1.5 महीना खूब मेहनत करी। एक दूसरे को जाना, दोस्तियाँ बनाई और खूब एन्जॉय करा और उसके बाद में फाइनली जब ऑडियंस के साथ में एकदम लाइव इंटरैक्शन और ऑडियंस का एकदम से रिस्पॉन्स, आपने जो इमोशन में ऑडियंस को ले जाना चाहा, ऑडियंस बह गई। तो वो सब चीज़ें इतनी अच्छी लगने लगी कि फिर मैं थिएटर करने लगा और थिएटर करा तो हमने फिर थिएटर के बाद में ये जो थिएटर की जर्नी है वो कॉलेज के बाद भी कंटिन्यू करी। हमने ग्रुप बनाया एक्ट वन करके, उसके साथ भी दिल्ली में हमने कुछ 10-12 साल लगातार थिएटर करा। बड़े-बड़े नाम थे उसके अंदर हमारे एक्ट वन के साथ में जुड़े हुए
और उसके बाद में सब लोगों ने अपना-अपना जो है करियर चूज़ कर रखा था। तो ज़्यादातर लोग मुंबई शिफ्ट कर गए उस वक़्त, और मैं मेरा ये था कि मैंने साइंस की हुई थी, और उस वक़्त क्या, अभी भी थिएटर में कुछ इतना पैसा है नहीं। तो उस वक़्त फिर मेरे घरवालों ने मेरे को ये कहा कि भई ये सब लोग तो अब तुम्हारे बॉम्बे चले गए, अब तुम यहाँ पे कुछ करो। तो फिर मैंने अपना यहाँ पे आजीविका के लिए अपना एक मेडिसिन का बिज़नेस शुरू कर दिया, और मैं काफ़ी साल तक फिर वही करता रहा। और लेकिन फिर कुछ 7-8 साल पहले, 10 साल पहले के करीब फिर वो फिर से दोबारा से एक यही एक्टिंग बग और क्रिएटिविटी का फिर से वो दोबारा से वो मेरे को कीड़ा जो है वो उछलने लगा। और फिर उसके बाद में मैंने वो सब मतलब एक तरह से पैकअप करके दोबारा से इस लाइन में, क्रिएटिविटी की लाइन में आया। और जब मैं यहाँ आया तो फिर इस वक़्त काफ़ी सारे लोग, मेरे दोस्त वग़ैरह मुंबई चले गए थे। तो धीरे-धीरे सबको पता था कि भाई अरुण यहाँ पे नाटक करता है, एक्टिंग करता है, ये सब। तो धीरे-धीरे वहाँ पे बात पहुँची, और फिर मेरे को वो बुलाने लगे, और इस तरह से ये फ़िल्म में भी मेरा प्रवेश हुआ। जी, अरुण जी, इससे पहले कि हम लोग आपकी फ़िल्मों के ऊपर आएँ, आपके जो दिल्ली में जो स्टेज का अनुभव रहा, यानी कि एक्ट वन के साथ जो आपके अनुभव रहे, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि दिल्ली के जो मंडी हाउस जो एक जगह है जहाँ पे ये सारे ग्रुप मिलते हैं, टीम अप होते हैं, नाटक करते हैं, तो ये इन सब चीज़ों से मैं भी काफ़ी हद तक गुज़रा हुआ हूँ, काफ़ी लंबा समय मैंने इन लोगों के साथ बिताया है। तो मुझे जानने में रुचि है कि आपके अनुभव यहाँ पे कैसे रहे रंगमंच के? सजीव जी, मेरी जो थिएटर से जुड़ी मेमोरीज़ हैं, उस वक़्त की, वो तो सब गोल्डन मेमोरीज़ हैं। मतलब जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ हिस्सा होता है, वो वही है। और मतलब हर आदमी के जीवन में जो कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो जीवन का सबसे जो अप पार्ट है, जीवन का जो ग्राफ में जो अगर सबसे ऊँचा कहीं अगर कोई मैं गया हूँ ज़िंदगी में कभी, तो फिर वो ही था, वही एक हिस्सा था। तो 1990s में हम थिएटर किया करते थे। हुआ ये था कि जब हम कॉलेज से पास आउट हुए थे, तो हमने ये ग्रुप फ़ॉर्म कर लिया था एक्ट वन करके। तो उसके बाद में मैं जननाट्य मंच के साथ भी जुड़ा हुआ था। जननाट्य मंच के साथ में मैंने स्ट्रीट थिएटर किया लगभग डेढ़ 2 साल के लिए, और उसके अंदर हम प्रोसिनियम थिएटर भी बीच में किया करते थे। सफदर उस वक़्त उस ग्रुप के जो थे विज़नरी डायरेक्टर, और उस वक़्त हमारे लीडर होते थे, जो कि जिनका कि बहुत गहरा इम्प्रेशन पड़ा था हमारे सबके जीवन पे। तो वो उनका एक मानना था कि स्ट्रीट थिएटर के साथ में हमें कुछ ऐसा थिएटर भी करना चाहिए कि जैसे कि प्रोसिनियम थिएटर भी करना चाहिए, ताकि कि जो हमारा स्ट्रीट थिएटर है वो और ज़्यादा एनरिच हो सके, और उसके अंदर भी जो प्रोसिनियम थिएटर के जो एस्थेटिक्स हैं वो हम उसके अंदर डाल सकें, मतलब स्ट्रीट थिएटर के अंदर। और वो इस मामले में बड़े ही क्रिटिकल भी रहते थे, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी अपना किया करते थे। तो एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छे हमारे को जिसे कहते हैं कि एक मेंटर मिल गए थे। उस वक़्त तो यंग एज में उतनी चीज़ बातें समझ में नहीं आती, लेकिन आप आगे जब मूव करते हैं ज़िंदगी में, तब आप को पुरानी बातें सारी समझ में आती हैं। तो ख़ैर वो बड़ा एक बहुत ही बेहतरीन हमारा पीरियड रहा, जब हम सारे के सारे जो है ना इश्यू बेस्ड स्ट्रीट प्लेज़ भी किया करते थे। और हमने फिर उस दौरान हमने एक प्रोसिनियम थिएटर किया था हबीब साहब के साथ, मोटे राम का सत्याग्रह, जो कि फिर बाद में कल्ट प्ले बन गया, और उसको फिर कई लोगों ने करा। तो ख़ैर ये बात है, फिर आपको मालूम ही है कि एक नाटक के दौरान, हल्ला बोल के दौरान सफदर को शहादत प्राप्त हुई थी। उनको कुछ गूंस ने लाठियों से और पत्थरों से उनको मार डाला था। तो उस वक़्त ये थोड़ा-सा एक बहुत ही शॉकिंग इवेंट हुआ हम सबकी ज़िंदगी में। तो इसके साथ में बिसाइड्स जो हमारा एक्ट वन ग्रुप था, तो वो कॉलेज से निकलने के बाद हमने एक साहित्य कला परिषद के लिए नाटक किया था, पगला घोड़ा। और उसके बाद में फिर लोग अपने-अपने जो कॉलेज से निकलने के बाद में तो सारे के सारे जो लोग थे वो अलग-अलग अपने-अपने फ़ील्ड्स में, प्रोफ़ेशंस में जुड़ गए। तो एक्ट वन थोड़े दिनों के लिए हमारा इनएक्टिव हो गया। तभी हमारे को पता चला कि एक डायरेक्टर आए हुए हैं, बॉम्बे गए हुए थे वो, एन के शर्मा, वो भी पहले जननाट्य मंच के साथ इन्वॉल्व रहते थे। तो वो भी वहाँ पे थिएटर करना चाह रहे थे। तो इस तरह से उनको एक ग्रुप का नाम चाहिए था,
और उनको एक ग्रुप चाहिए था जिसके साथ वो मिलके कर सकें। और उस वक़्त मंडी हाउस में बहुत सारे एक्टर्स थे जो एकदम फ्रेश कुछ लोग मतलब एनएसडी से निकले थे और कुछ लोग मतलब वहाँ थिएटर करने दिल्ली के बाहर से भी आए थे। और बहुत सारे बहुत ही बढ़िया-बढ़िया कलाकार उस वक़्त हमारे साथ जुड़े। मतलब एक तो देखो आप जानते होंगे पीयूष मिश्रा थे, आशीष विद्यार्थी थे, मनोज वाजपेयी थे, गजराज राव थे और स्वानंद किरकिरे थे। और भी मतलब बहुत नाम ऐसे थे जो कि आज की तारीख में मुंबई इंडस्ट्री में बहुत ही जाने-माने लोग हैं। और सारे के सारे जो जेम्स थे, हीरे थे, वो सारे के सारे एक साथ एक जगह पे आकर मिले और हमने लगभग 9-10 साल तक बढ़िया से बढ़िया नाटक करे। इसके अंदर मतलब विज़न जो था वो मेनली जो हमारे डायरेक्टर एन के शर्मा उनका रहता था। वो ही हमारे को इस मामले में गाइड करते थे कि हमें किस तरह के नाटक उठाने चाहिए, क्या इश्यूज़ रेज़ करने चाहिए। और पीयूष पीयूष भाई जो हैं, पीयूष मिश्रा, वो हमारे लिए राइट करते थे और लिरिसिस्ट थे और वो गाना भी गाते थे, ऑल इन वन वो गवाते भी थे सबसे। तो उस दौरान हमने बड़े सारे नाटक किए जैसे कि जो जो कि बहुत आज की तारीख में कल्ट प्लेज़ में लोग उनको बहुत करते हैं। एक तो जैसे हमने किया था शहर हमारा सोता है और एक हमने किया था ये जो ज़िंदगी है ना और एक हमने किया था महाकुंड का महादान। उसके बाद में कई हमने जाने-पहचाने नाटक भी किए, होली किया और एक हमारा और नाटक था जो कि हमने किया था जिसके मनोज को जिसके लिए बहुत प्रेज़ मिली थी, वो था नटुआ। तो इस तरह से काफ़ी सारे नाटक किए लगभग हमने 10 साल तक दिल्ली में, दिल्ली से बाहर जाकर और ये सब किया। और फिर हमने कम्युनल हार्मनी के लिए भी हमने कुछ गाने बनाए थे जो हम अलग-अलग स्ट्रीट्स में जाके गाया करते थे। उस प्रोग्राम का नाम था हमारे दौर में और उसके अंदर हम पूरा का पूरा जत्था जाके कम्युनल हार्मनी के गाने भी गाया करता था। तो ये सब हमने किया और बहुत ही एन्जॉयबल और बहुत ही मेमोरेबल जर्नी रही। जी कालरा भाई, वो समय वाकई एक गोल्डन पीरियड था एक दिल्ली के रंगमंच के लिए मेरे हिसाब से। और अच्छा एक चीज़ बताइए, जब पीयूष मिश्रा जिनके मैंने बहुत प्ले देखे, वो तो बिल्कुल वाकई सिंगल हैंडेडली जो है वो पूरा प्ले संभाल लेते थे और एकल नाटक उनके तो देखने लायक होते थे, मतलब समा बांध देते थे वो। तो पीयूष मिश्रा हो गए या मनोज वाजपेयी हो गए, सीमा विश्वास हो गई, ये सब लोग दिल्ली से निकले और बॉम्बे जाके सेटल हो गए, इनका नाम भी हो गया। आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि आप भी बॉम्बे चले जाएं उस वक्त? और अगर आप चले जाते तो हो सकता है कि आप वहाँ अपना एक नाम बना लेते उस दौर के अंदर। तो कभी वो कमी महसूस नहीं हुई? आपने कैसे चूज़ कर लिया एक अलग प्रोफेशन अपने एक्टिंग को छोड़कर? ये डिसीजन वाकई आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। जी, सजीव जी, मुश्किल डिसीज़न तो ज़रूर रहा था, एक्टिंग को छोड़ना बीच में और दूसरे प्रोफ़ेशन को जॉइन करना। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो बात ये थी कि जब हमारा ये ग्रुप बना था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरी जो बैकग्राउंड थी एज़ इट इज़ जो पढ़ाई की, वो मैंने एक तो साइंस किया था और मैंने अपना फ़ार्मेसी का भी कोर्स किया हुआ था। तो मतलब शुरू से उस वक़्त एक यही धारणा थी कि आप साइंस कर लो और साइंस जो है वो उस वक़्त सबसे बेस्ट वो होता है, करियर ऑप्शन होता है आपके लिए। तो इसलिए मैं जो है वो साइंस के बैकग्राउंड से था और उस वक़्त जो सेल्फ डिस्कवरी का एक मोड था, वो मतलब ऑन था। अच्छा मैंने किया तो हुआ था साइंस और मैं जुड़ा हुआ था आर्ट की फ़ील्ड के साथ में। अच्छा होता ये था कि उस वक़्त ये कुछ निश्चित नहीं था कि आगे जाके करना क्या है। मतलब अगर थिएटर पैसा देता, तो मैं थिएटर ही करता रहता। बल्कि ये बात हमारे कितने दोस्त पीयूष भाई मनोज भाई, गजराज भाई ये सब मानेंगे और वो कई बार मानते भी हैं, आपस में हमारी बात भी होती है तो वो यही बात होती है कि अगर थिएटर पैसा देता रहे, थिएटर के अंदर इतना पैसा हो कि आदमी आजीविका अपनी चला सके तो शायद कोई थिएटर छोड़े ही ना। क्योंकि थिएटर का जो चार्म है ना वो बड़ा मतलब ऐसा है कि उसको उसको छोड़ना जो है मतलब असंभव है। आज की तारीख में भी सबका दिल ज़रूर करता है कि वापस थिएटर में आएँ। तो इसलिए मैं अब इन सब ने जो लोगों ने जो है अपना एक्टिंग को एज़ ए करियर चुना था और कई लोगों ने तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फुल टाइम एक्टिंग का कोर्स भी किया था।
तो ऑब्वियसली इन सब का जो करियर ऑप्शन था, वो एक्टिंग ही था। तो इ इसलिए उस वक़्त दिल्ली में, आज भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा तो मतलब काम उस हिसाब से प्रोफ़ेशनल फ़िल्म्स वग़ैरह तो नहीं बनती हैं, तो इसलिए सबको अल्टीमेटली मुंबई शिफ्ट करना पड़ा। और उस वक़्त मैं थिएटर ही कर रहा था, और तो मैं उस वक़्त मतलब कन्फ्यूज़न में था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दूसरी तरफ ऐज, हम ऐसी एक ऐज में आ गए थे कि फिर घरवालों का प्रेशर कि भई अब इस ऐज में आप सेटल हो जाओ, यू शुड हैव योर फैमिली और ये सब। तो फिर इसके चक्कर में ये सब के थोड़ा करियर का जो है ना, ये चॉइस ये करना पड़ा कि आपने जिस फ़ील्ड में क्वालिफ़िकेशन लिया है, आप उस फ़ील्ड को परस्यू करो। तो इसलिए मेरे को फिर मेडिसिन का बिज़नेस परस्यू करना पड़ा। और ये बात आपकी सही है कि वो जो उस पीरियड का जो लॉस हुआ, जो बीच के 20-22 साल जो नहीं कर पाया मैं, तो उससे आज मैं काफ़ी नीचे पायदान पे हूँ, काफ़ी पीछे हूँ। अगर मैं वो करता तो हो सकता है मैं वो और आगे होता। ख़ैर उसका कोई वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है, ये तो लाइफ़ जिस तरह से घुमावदार लाइफ है, वो कहते हैं कि मतलब डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा तो जर्नी का ही आता है। तो ये भी मज़ा है अपना कि दोबारा से स्ट्रगल करना, दोबारा से अपने आप को प्रूव करना, दोबारा से सबके सामने साबित करना कि नहीं, अभी भी आपके अंदर वो फायर बची है, अभी भी आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है। तो उसका अपना एक अलग चार्म है, और मैं उसको आजकल एन्जॉय कर रहा हूँ। जी, अरुण जी, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप किसी नीची पायदान पर हैं। इनफैक्ट आपका जो टैलेंट है वो आपको बहुत ऊँचा लेके जाएगा। और अब बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने 30s में 40s में रिस्टार्ट किया है, जैसे बोमन ईरानी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। और भी हैं बहुत सारे कलाकार। तो आपकी मंजिल तो अभी बहुत दूर है, और आपने बहुत कम समय में, जैसे देखिए बधाई हो, कानपुरिया, रंगबाज, अक्टूबर जैसी कितनी फिल्में आपने कर ली है, और कितने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है। तो चलिए अब आपकी फ़िल्मों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बताइए कि ये सारी फ़िल्में आप करते हैं, तो आपको इसके लिए अप डाउन करना पड़ता है मुंबई जाके, या दिल्ली में ही इनकी शूटिंग होती है तब आप करते हैं? किस तरह से आप मैनेज किस तरह से करते हैं, और किसके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आया? अपने जो फ़िल्मों से जुड़े हुए तजुर्बे हैं, थोड़ा-सा वो भी शेयर कीजिए। शुक्रिया सजीव जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स के लिए। जो मैं पीछे पायदान पे, नीचे पायदान पे बोला, उसका मेरा मतलब यही था कि मतलब जो टाइम लॉस हुआ वो ही बस, और कोई बात नहीं है। बाकी क्रिएटिविटी की लाइन में जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई आगे-पीछे नहीं होता। हर कलाकार के अंदर संभावनाएँ भरी भरी पड़ी होती हैं। कभी भी किसी भी समय पर, अनुकूल समय पर बाहर आ सकती हैं। तो एक वो कॉन्सेप्ट भी किसी ने बोला है ना कि आप इतने हज़ार घंटे अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो आपकी सेकंड नेचर हो जाता है। तो जिसने जितना ज़्यादा किसी आर्ट फ़ॉर्म को प्रैक्टिस किया, उसको उतना, उसको जो भी वो डिज़र्व करता था, वो उसको मिला। तो इसी तरह से हम सब लोग भी अगर उतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना हम उसके अंदर और अपने आप को तपा लेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे को भी हमारा ड्यू ज़रूर मिलेगा। तो जहाँ तक बात रही आपकी, जो आपने बोला फ़िल्म्स की, तो मैं आपको ये छोटी-सी बात आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जो थिएटर और फ़िल्म्स, इन दोनों का जो मीडियम है ना, वो दोनों बहुत अलग हैं। और मेरे को बहुत टाइम लगा इन दोनों मीडियम के अंदर स्ट्रगल करने में, मतलब थिएटर से यहाँ पे आने में, फ़िल्म्स की तरफ आने में। क्या मतलब फ़िल्म्स के अंदर एक्टिंग को, अपने एक्टिंग के बारे में समझने के लिए, और मैं एक्टिंग करते हुए टीवी स्क्रीन पे कैसा दिखूँगा, कैसा लगूँगा, मैं क्या अपनी बात को उतना इफ़ेक्टिवली कह पाऊँगा जितना कि मैं थिएटर में कह पाता था। तो ये जो एक ट्रांज़िशन था ना, फ्रॉम थिएटर टू फ़िल्म्स, ये एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही एक क्रूशियल जर्नी रही मेरी इसके अंदर। और वही जर्नी करते हुए, क्योंकि क्या है ना कि थिएटर के अंदर तो आपको मौका मिल गया। अब फ़िल्म्स के अंदर क्या है कि इट्स ए कमर्शियल वर्ल्ड। इसके अंदर आपको बीच-बीच में मौका मिलता है कि आप जो है अपनी जो ये सिनेमा की जो आर्ट फ़ॉर्म है, इसको आप तराश पाएँ। तो होता ये है कि पहले आपको प्रूव करना है, लेकिन प्रूव करने के लिए भी आपको
इसके अंदर काम करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको छोटी-सी ये बात बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिटीज़ इसलिए खुल गई हैं बाकी सब लोगों के लिए जो मुंबई के बाहर भी रहते हैं, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड आ गया है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स जो है ना, वो कास्ट कर रहे हैं मूवीज़ को। जैसे कि पहले होता था कि डायरेक्टर्स खुद कास्ट किया करते थे, अब थोड़ा-सा चेंज आया है। अब कास्टिंग डायरेक्टर्स कास्ट करते हैं जो कि अलग-अलग शहरों में रहते हैं। तो अब दिल्ली में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स रहते थे, अब हमारी जो एक्टर्स की स्ट्रगल है वो वहाँ तक जाती है। तो अब ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ये हमारी एज ग्रुप के हिसाब से और हमारे वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से और हमारे टैलेंट के हिसाब से हमारे को जो रोल सूटेबल होता है, उसके लिए या तो ऑडिशंस अपने ऑफिस में बुला के कराते हैं या फिर हमारे को ऑडिशन क्लिप्स देने के लिए बोलते हैं। तो अब ऐसा है कि जो ये जो ऑडिशन का जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर से आपको सीखना होता है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली हो सकें और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे इफ़ेक्टिव नज़र आएँगे। तो ये सब जो है ना जर्नी चलती रही और मैं मतलब अपने आप को खुशनसीब पाता हूँ कि मेरे को कई तरह के रोल्स मिले। हालाँकि अभी मैं ये कहूँगा कि एक कोई बहुत बड़ा या प्राइमरी जो कि शुरू से लेकर अंत तक रोल हो, ऐसे रोल की अभी भी मुझे इंतज़ार है। लेकिन जितने भी ये सब रोल्स मिले, उसके अंदर हर रोल के अंदर मैंने यही कोशिश करी कि मैं वहाँ जाकर जो उनकी बारीकियाँ हैं, दूसरे आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व करूँ, वहाँ का एम्बियंस क्या है, उसको ऑब्ज़र्व करूँ। वहाँ मैं ऐसा क्या करूँ या फ़िल्म का ऐसा क्या क्राफ़्ट है जो मेरे को समझ में आना चाहिए जिससे कि मेरा जो कैरेक्टर है वो अच्छा निकल के आए, मेरी प्रेज़ेंस जो है वो अच्छी निकल के आए। तो वो मैं क्या ऐसी चीज़ करूँ तो वो मेरा एक पूरा अभी तब से लेकर अब तक एक जो है ना ये लर्निंग का जो पीरियड है वो अभी भी चल रहा है। तो इसके अंदर होता यही है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स वग़ैरह हमें कास्ट करते हैं और हमें फिर ये जहाँ भी वेब सीरीज़ या फ़िल्म्स की शूटिंग चल रही होती है, वहाँ पे ये हमें बुलाते हैं और हम वहाँ जाके अपना रोल अदा करके और फिर वापस आ जाते हैं। और निश्चित रूप से इसमें जो है अप्स एंड डाउन्स जो है मतलब आना-जाना जो है वो लगा ही रहता है और ये एक बहुत मतलब इस प्रोफ़ेशन के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही चार्मिंग एक वो भी है, एस्पेक्ट भी है कि आपको अलग-अलग जगह जाने का, अलग-अलग लोकेशंस को डिस्कवर करने का, अलग-अलग लोगों से मिलने का, इन सब का ना बहुत एक मतलब बेहतरीन अनुभव हो जाता है। तो आई एम रियली रियली एन्जॉयिंग इट। जी अरुण जी, ये तो हुए आपके जो प्रोजेक्ट आपने किए, लेकिन आने वाले समय में आपके पास ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर आप एक्साइटेड हैं, या ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो आपको लगता है कि आपके आपकी कला को हम और अच्छा तरीके से देख पाएंगे उसमें, या फिर क्या इसके अलावा आप और क्या क्या करना चाह रहे हैं, किन चीज़ों में आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं आज की तारीख में, और रंगमंच भी क्या आप करना चाह रहे हैं क्या, थोड़ा सा ये भी बताइए। जी, सजीव जी। सजीव जी, जैसे कि आप जानते हैं कि जो लास्ट का पूरा 1 साल था वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे मैनकाइंड के लिए कितना मुश्किल था, कितना कठिन दौर से हम मतलब गुज़र के आए हैं। पूरा 1 साल जो था वो लॉकडाउन में बीत गया और हर जगह पे एक अनिश्चितता, एक डर सा समाया हुआ है। बाहर वेंचर करने के लिए हर आदमी डर रहा है और कहीं पे लगता है कि कितना मतलब डराया भी जा रहा है कि अब समझ में नहीं आती है बात कि ये क्या है, कब हम इससे बाहर निकलेंगे। तो हुआ ये कि जब लास्ट 1 साल से ये सब चीज़ चल रही थी, तो उस दौरान पे ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कि थिएटर एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो जब ये थिएटर एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो हमने सोचा कि क्या किया जाए ऐसा कि जिससे कि खुद को मतलब एंगेज रखें और दर्शकों को अपने साथ में इन्वॉल्व करें और कैसे ऐसे इश्यूज उठाएं जो कि हम लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर पाएँ एज एन आर्टिस्ट। ये तो हमेशा रहता ही है क्योंकि जब तक दर्शक हैं तब तक आप हैं
और बिना दर्शकों के तो आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। तो उसके लिए सजीव जी मैंने एक कोशिश करी कि मैं ना अपने खुद के कुछ शॉर्ट वीडियोज़ बनाया करता था करंट इवेंट्स को लेके। कुछ ज़्यादातर उसके अंदर जो थे ना वो मतलब उसके अंदर कॉमेडी का कुछ न कुछ पुट डाल के मैंने काफ़ी सारे इस तरह वीडियोज़ बनाए जो कि मैंने फिर सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे लोगों के साथ में शेयर किए। और मुझे मतलब आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि वो लोगों ने काफ़ी पसंद किए, क्योंकि उस वक़्त सब लोग घर पे बैठे थे और सोशल मीडिया ही एक उनका ज़रिया था एंटरटेनमेंट का। तो उस वक़्त जो मतलब मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो रीच थी, मतलब मेरी जो रीच थी, वो काफ़ी बढ़ भी गई थी। काफ़ी व्यूज़ आते थे जो भी मैं सोशल मीडियाज़ पे अपने वीडियोज़ डाला करता था, जो कि मोस्टली होते थे अराउंड करंट इवेंट्स के आसपास मैं वो सब वीडियोस बनाया करता था। और एक हमने और कोशिश करी कि हमने मतलब उन दिनों में हम उन कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने ऑनलाइन थिएटर करने की कोशिश करी। तो हमने उस वक़्त एक प्ले डिवाइस करा था द परफेक्ट मैच, जिसको डायरेक्ट किया था प्रभजोत ने। और उसके अंदर और भी बड़े सारे टैलेंटेड लोग थे जो कि मुंबई में वैसे तो काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वो भी खाली बैठे थे तो वो भी हमारे साथ मतलब सब लोग मिलकर जुड़कर उन्होंने ये एक प्ले बनाया। विवेक थे, विभूति थी और और भी बहुत सारे लोग थे, साकेत था। तो इन सब लोगों ने मिलकर एक कोशिश करी कि हम लोगों के साथ ऑनलाइन इंटरैक्शन से एक प्ले बनाएँ। तो हमने वो कोशिश करी और वो भी ख़ासी हमारी कामयाब हुई। उसके भी हमने कम से कम 6 शोज़ करे होंगे और वो सब लोगों ने जो है ना उनको काफ़ी एप्रिशिएट किया। तो ये सब था। और अभी आज की तारीख में भी जैसे-जैसे धीरे-धीरे माहौल खुल रहा है, तो धीरे-धीरे हम भी अपने डर को थोड़ा काबू पाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल भी अब इतने ज़्यादा हैं कि आप जहाँ काम करने जाएँगे, वहाँ काम करना भी अभी आज की तारीख में काफ़ी वो हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया है और आप उतना काम नहीं कर पा रहे जितना कि आप पहले कर पा रहे थे। तो ख़ैर मेरे को आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस दौरान अभी मेरे 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी मेरे को इंतज़ार है। एक मैंने अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज़ करी है, तो जो कि अमेज़न पे आएगी जनवरी में। और वो जो है वो लॉ से रिलेटेड है और अभी उसका फ़िलहाल नाम फाइनल उन्होंने रिवील नहीं किया है। तो एक तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसकी जो निर्देशक हैं वो शेफाली भूषण हैं। और दूसरा एक यूपीएससी सीरियल वेब सीरीज़ आ रही है, उसके अंदर भी मेरा एक रोल है। और मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट मूवी भी की है, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे है, कि 2 ओल्ड कपल, मतलब 2 ओल्ड लोग, एक लेडी और एक जेंट, उनकी अगर 60 साल में शादी हो, तो उनके साथ क्या होता है। ये भी बड़ी एक मतलब स्वीट सी और रोमांटिक सी एक फ़िल्म है, जो कि शॉर्ट फ़िल्म है। इसका भी मेरे को इंतज़ार है। तो ये सब वो कुछ काम है जिसका मेरे को इंतज़ार है। और बाकी जो काम बाकी तो चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन ये बात है कि थोड़ा आज की तारीख में आप जब से फिर से ये स्पाइक आ गया है कोरोना का, तो थोड़ा जो है ना अभी फिर से हम लोग बाध्य हो गए हैं कि हम फिर से अपने आप को कन्फाइन कर लें घर में। वो एक डायलॉग था ना कि पहले जो जो डर गया वो मर गया। अभी वो डायलॉग है कि जो डर गया वो बच गया। तो आजकल तो वही डायलॉग लगता है कि कामयाब होगा। जी, अरुण जी, सही कह रहे हैं। वैसे आपकी कॉमिक टाइमिंग जो है ना, वो एकदम लाजवाब है सर। तो कुछ हमारे श्रोताओं के लिए प्लीज़ कुछ एक छोटा-सा कोई स्किट अगर आप पेश करना चाहें, तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, सजीव जी, थैंक यू सो मच। सजीव जी, मैंने जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है या जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, उसको किसी तरह से आर्ट से जोड़ के कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो एक इंस्टाग्राम पे जो रील है, उसके अंदर एक फ़नी फेसेस, सिली सिली फेसेस करके एक वो है कैरेक्टर ब डेवलप किया।
तो मैंने उस कैरेक्टर के साथ में मतलब खेलना शुरू करा। तो वो कैरेक्टर जो है वो फ़नी शायरी करता है, फ़नी बातें करता है, तो उसको मैंने ऐसे 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 करके एक कैरेक्टर को बनाया कि जो मैं शुरुआत ऐसे करी थी कि उसका पहला जब मैंने उसको डाला था तो वो शायरी सुनाता है, जैसे जैसे आप दिन शुरू कर रहे हैं, अगर आपको दिन के शुरू में ही कोई एक अच्छी-सी कॉमिक सी बात सुनने को मिल जाए तो आपका दिन जो है ना तो मुस्कुराते हुए बीतता है। तो जैसे उसका पहला मैंने जब डाला था तो उसमें मैंने एक शेर डाला था, उसको इस कैरेक्टर का नाम फिर मैंने बाद में फनी जॉनी कर दिया। तो जो फनी जॉनी है वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग, मेरा मेरी बीवी पर एतबार तो देखिए, उसने दिन को रात कहा और हमने पेग बना लिया। तो इस तरह से ये जो फनी जॉनी है इसने अपना 2-3 वीडियोज़ बनाए और फिर जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया तो इसमें मैंने खुद ने इस फनी जॉनी का जो इंटरव्यू लिया। तो ये फनी जॉनी से मैंने पूछा कि भाई आप हिमांशु भाई को जानते हैं? हिमांशु भाई जो है ना वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपना काफ़ी सक्रिय हैं और अपना पोस्टर्स बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, लाइट्स करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, तो वो हमारे एक दोस्त हैं। तो मैंने पूछा कि भाई आप वो हमारे जो सब दोस्त जो है ना वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो फनी जॉनी कहता है कि कौन-कौन दोस्त? मैंने कहा एक तो जो हिमांशु भाई है। हिमांशु भाई एक्चुअली में अपने पोस्टर बनाना चाह रहे थे, उसके लिए ये फनी जॉनी के कैरेक्टर के बारे में पूछा उन्होंने मेरे से कि कैसे लिया आपने, कैसे किया? तो मैंने बोला एक तो हिमांशु भाई हैं, आप हिमांशु भाई को जानते हो? अरे! हिमांशु भाई को कौन नहीं जानता? वो तो सबको चमका देते हैं, लाइट मार कर और जिससे ज़्यादा खुश हो जाएँ, उसको वो अपने पोस्टर्स में भी डाल देते हैं। हाँ, अच्छा ये बताओ फनी जॉनी कि तुम करते क्या हो? बोला, "अरे! मैं तो सिंगर हूँ।" "अच्छा, पर तुम्हें कभी गाते हुए तो हमने सुना नहीं।" अरे सुनोगे कैसे? मेरे मोहल्ले वाले मुझे गाना ना गाने का 30,000 रुपया देते हैं पर मंथ। अच्छा 30,000 रुपया? हाँ। अरे भाई हिमांशु भाई से कहना उनको स्पेशल डिस्काउंट है। मैं उनके प्रोडक्शन में गाना ना गाने का सिर्फ 20,000 रुपया ले लूँगा। अरुण जी बहुत ही फ़नी है ये आपका फ़नी जॉनी। और वैसे आप इतने ज़िंदा दिल हैं कि आपसे ना बात करते रहने का मन कर रहा है मेरा। लेकिन ज़ाहिर है कार्यक्रम को विराम देना भी ज़रूरी है क्योंकि समय सीमा से हम लोग बंधे हुए हैं। तो खैर अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमसे इतनी सारी बातें करी। हम आपको रेडियो प्लेबैक इंडिया पर भी सक्रिय रूप से देखना चाहेंगे कभी आने वाले समय में। फ़िलहाल आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ 2 शब्द अगर जाते-जाते कह दें तो मज़ा आ जाए। सजीव जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जो आपने मुझे आज अपने कार्यक्रम पर इनवाइट किया और मैं बस दर्शकों से जाते-जाते इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जानते ही हैं कि समय कितना कठिन चल रहा है। हम जानते नहीं हैं कि कितने लोग कितनी ज़्यादा मुश्किलों से गुज़र रहे हैं। कितना खराब समय है कि लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों ने अपने रोज़गार खो दिए, कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कितने लोग घर में बैठ के मतलब उदासी के अंदर चले गए, डिप्रेशन के अंदर चले गए और अभी भी कुछ आगे का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जो वायरस है, ये हमारे को आगे क्या दिखाने वाला है। तो इसलिए मेरा एक आपसे जो एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से हाथ जोड़कर कि ऐसे समय में हम एक-दूसरे का साथ दें, एक-दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक-दूसरे को सपोर्ट करें, कोशिश करें कि जितनी मदद हो सके एक-दूसरे की वो करें। अगर मदद नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम एक-दूसरे के साथ हँसकर मतलब बोल लें, आप एक-दूसरे को जो है एनकरेज करें, एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और कुछ नहीं तो फ़ोन पर ही बात कर लें। तो एक-दूसरे के दुःख-दर्द बाँटें। बस इतनी सी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।